हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो आपका जो हिंदू न्यूज़ एनालिसिस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग न्यूज़ यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। आज है 21 मार्च और 21 मार्च के सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पर आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है और इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग आज के एक मोटिवेशनल कोट के साथ करने जा रहे हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो क्या है? वो है चेंजेस बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप किसी कंफर्ट जोन में हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप इससे कंफर्ट जोन में रह करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको बहुत आसानी से आप पहुंच पाएंगे, तो इसमें बहुत बड़ी गलतफहमी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको सफल बनना है और सफल बनने को लेकर के अगर आपको बाकी लोगों से आगे निकलना है तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें को लेकर के आपको एम करनी पड़ेगी जो चीज़ें अब तक आप कंफर्ट जोन में रह करके कर रहे थे। यानी जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप कोई भी बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी बदलाव को लाना हो तो वो बदलाव तभी आ पाएगा जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कोई भी काम करेंगे। तो जो भी टारगेट आपने उसको अपने आप को निर्धारित कर रखा है उस टारगेट को दिनों दिन क्या करते हुए चलिए, एक्सटेंड करते हुए चलिए, ताकि कोई बदलाव आप अपने लाइफ में ला सके और उस बदलाव की वजह से आप अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप पहुंच सकेंगे। ठीक है, ये आज का मोटिवेशनल कोट था। आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज है 21 तारीख का हम लोग यहाँ पे सारे न्यूज़ एनालिसिस कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दिन जो आपको यहाँ पे आज का डेट का देखने को मिलेगा, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका हर साल यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, ये बात ध्यान रखते चलेगा और ये इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये हिंदू एनालिसिस, ये बात ध्यान रखते चलेगा। चाहे आप किसी भी बैंक के एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो या फिर पीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर जगह पे ये आपका न्यूज़ एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इसको ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आपको बाइलिंगुअल में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 21 मार्च 2022 को इसको हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है इसका, क्यों हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टू सेलिब्रेट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड राइज अवेयरनेस ऑफ द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो सभी प्रकार के वनों को मनाना, यानी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए सतत प्रबंधन के साथ साथ संरक्षण, सतत विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी अपने साथ साथ ज्ञान अपने आने वाले जनरेशन के बारे में भी सोचना और हर तरह के फॉरेस्ट को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। उसको लेकर के ये दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष का जो थीम आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, ये वन और सतत उत्पादन और खपत, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात यहाँ पे कही जा रही है। हमें फॉरेस्ट को हमें क्या करना है, सस्टेन्ड करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी तक भी इस जो आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इससे उपयोग कर सके, वो भी इससे लाभ उठा सके फॉरेस्ट से। और हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है, यानी पेड़ों की कटाई नहीं करनी है, अंततः इसके विपरीत करना है, इसके विपरीत करना है। डेट इज हमें क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा पौधे को लगाने हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात यहाँ पे कही जा रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट रिस्टोर आवर अर्थ। अगर हम लोग ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम अपने ज़्यादा ज़्यादा जलवायु परिवर्तन में जो आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसमें हम कमी ला पाएंगे। और उसमें कमी लाने का मतलब कि हम अपने जीवन काल को और अच्छे से बेहतर से हम अपना जीवन यापन कर सकेंगे। यानी इन्वायरमेंट में चेंजेस आने का मतलब बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो उसमें परिवर्तन को लेकर के जो भी डैमेजेस वगैरह है वो सारे रिड्यूस होंगी, जो समुद्र स्थल है वो सारे आपके बढ़ेंगे नहीं और आपके टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगी। ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा आपका फॉरेस्ट को लेकर के।
अगर हम लोग बात करें हमारे संविधान, यानी हमारे संविधान में इसका क्या रोल रहता है फॉरेस्ट को लेकर के, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो फॉरेस्ट जो ऐसा सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट पहले आपका किसके अंडर में था, ये पहले आपका स्टेट के अंदर में आता था, लेकिन अब इसको कहाँ पे कर दिया गया है, ये हमारे संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। यानी इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनेंगी उसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों का योगदान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोनों के कोलैबोरेशंस के द्वारा यहाँ पे सारी चीजें आपको जो देखने को मिलेगी फॉरेस्ट से रिलेटेड, अगर कोई भी पॉलिसीज वगैरह बनती है तो, या कोई भी इनिशिएट लेते हैं तो। इसको हमारे संविधान में कहाँ पे रखा गया, तो फॉरेस्ट सब्जेक्ट को हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज 7th शेड्यूल में इसके बारे में जिक्र किया गया है। हमारे संविधान के 7वीं सूची, हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में वनों की समवर्ती सूची में शामिल इसको किया गया है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। कब इसको यहाँ पे चेंज किया गया था, ट्रांसफर किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखते हुए चलिएगा, कमेंट सेक्शन में फिर आंसर करते हुए चलिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया है यहाँ पे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को एक और नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है, सेकंड नेम आपको क्या है, यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को और किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो इसी टाइम पे 1976 में ही क्या हुआ था, यानी फॉरेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट को आपको ट्रांसफर कर दिया गया था। इसकी पहले ऑथराइजेशन किसके पास थी, इसके पहले ऑथराइजेशन आपकी राज्य के पास थी, अब उससे इसको क्या कर दिया गया है, समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। वन और वन्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को लेकर के राज्य से समवर्ती सूची में इसको क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। क्लियर, डन। और क्या बात कही जा रही है, अगर हम लोग अनुच्छेद 48A में जाएं, 48A यानी अमेंडमेंट करके ये बात यहाँ पे ऐड की गई है हमारे संविधान में, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा को लेकर के यहाँ पे आर्टिकल 48A में इसके लेकर के जिक्र किया गया है। आर्टिकल 48 हमारे संविधान के भाग 4 में जिक्र किया गया है, और जो कि किसके अंतर्गत आता है, DPSP के अंतर्गत आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। पॉलिटी में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के अंदर में यहाँ पे ये स्टेट का सब्जेक्ट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के अभी यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट यहाँ पे करना है, इंप्रूव करना है एनवायरनमेंट को, सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। इसके साथ साथ अनुच्छेद 51A में भी आपको देखने को मिलेगा, 51A में यानी संशोधन करके इसको ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। 51A किससे संबंधित है, ये हमारे संविधान के भाग 4A में आपको रखा गया है, और जिसमें 51A अनुच्छेद में इसके बारे में क्या बोला गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, इट हैज टू बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि हमें क्या करना है, जंगलों, झीलों, नदियों, वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें, और जीवित प्राणियों के प्रति क्या करें, हमें लोग को दया रखनी है। ये बात ध्यान रखते चलेगा, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके लाइफ स्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, उसको लेकर के हमें सारी चीजों को एक ड्यूटी की तरह परफॉर्म करना है। ये बात ध्यान रखते चलेगा, जिसके बारे में हमारे संविधान में 51A में जिक्र किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टेट के साथ साथ ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को। ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, के थ्रू यहाँ पे एक लॉन्च किया गया प्लान। इस प्लान का नाम क्या है, इस प्लान में 19,000 करोड़ प्लान यहाँ पे रिलीज किया गया है यहाँ पे एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए। ये ध्यान रखिएगा, किसके तरफ से, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए एक वनीकरण परियोजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। तो ये करंट अफेयर का पोर्शन भी यहाँ पे मैंने आपको ऐड कर दिया गया है कि अभी सरकार की तरफ से कौन से इनिशिएट किए गए हैं एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल 19,000 करोड़ रुपए का प्लान को यहाँ पे शुरुआत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट आपका बोर्ड के थ्रू। ठीक है, क्लियर, डन।
तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका आज का पहला न्यूज़ था। ये आपको क्विज देखने को मिलेगा, ये क्विज है, ये आपका होमवर्क है, आपको इनको पहचानना है कौन है ये। नेम दिस रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया था। विथ विच फेमस मूवमेंट ही इज आइडेंटिफाइड, तो किस आंदोलन से ये बेसिकली पूरी तरह से जाने जाते हैं, उनका नाम आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, कल मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसका भी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा करने का, नहीं तो कल मैं इसको आंसर देता हुआ चलूंगा। फिलहाल 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 21 मार्च को यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पहुंचा सके, जागरूक पहुंचा सके, कि यहाँ पे लोगों का अवेयरनेस, लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा कर सके कि हमारे लिए वन कितना महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के ये आपका दिवस फिर आपका सेलिब्रेट किया जाने लगा हर साल 21 मार्च को। ठीक है, क्लियर, डन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ये सातों क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड स्पैरो डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे यहाँ पे संडे को बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस दिन आपको इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको 20 मार्च को देखने को मिलेगा। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, गौरैया दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ स्पैरोज इन द वर्ल्ड एंड द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पैरोज। यानी हमारे लिए ये कंसर्न का विषय है कि किस तरह से स्पैरोज की संख्या हमारे पृथ्वी से कम होते हुए चल रही है। हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण ये आपका टारगेट है कि हमें इसको किसी भी तरह से डिक्रीज होने से रोकना है। ठीक है, तो विश्व में गौरैया के संरक्षण को लेकर के और घटती गौरैया की संख्या के बारे में लोगों को जागरूकता करना है, अवेयरनेस फैलाना है, ताकि ये जो नंबर जो डिक्रीज हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श किया जा सके और इसको डिक्रीज होने से रोका जा सके। ठीक है, थीम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अ लव स्पैरोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका थीम है। बाकी आपको कोविशील्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं तो उससे से रिलेटेड यहाँ पे डोज, यहाँ पे सेकेंड डोज यहाँ पे 8 वीक्स कर दिया गया है आफ्टर फर्स्ट। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू टेक फाइनल कॉल, NTAGI के द्वारा यहाँ पे इसके बारे में घोषणा की गई है। तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जो दूसरा डोज होगा कोविशील्ड का उसको अब कब एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, 8 से 16 वीक के बीच में। पहले डोज लेने के 8 से 16 सप्ताह के बीच में आपको सेकेंड डोज को लेकर के यहाँ पे ये आपका इसको एडमिनिस्टर किया गया है, ये ध्यान रखते चलिएगा। करेंटली सेकेंड डोज जो दिया जा रहा था वो 12 से 16 वीक्स के बीच के अंतराल में, ये गैप्स में दिया जा रहा था, लेकिन अब इसको आपको रिड्यूस करके 8 सप्ताह, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 सप्ताह यानी 2 महीना कर दिया है। पहले 3 महीने के अंतराल में था सेकेंड डोज को लेकर के, लेकिन अब इसको घटा करके 2 महीना कर दिया गया, 8 सप्ताह कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखते चलेगा। और इसी का कंफर्मेशन यहाँ पे दिया गया किसके द्वारा, इस सीनियर हेल्थ ऑफिसर के द्वारा, ये रिड्यूस टाइम को करने को लेकर के 2 डोजेस को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूसरे डोज दे करके ज़्यादा लोगों को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन की तरफ हम उनको पहुंचा सकें, यानी कंप्लीट जो डोज है वो उसका टारगेट फुलफिल कर सकें। ठीक है, सेकेंड शॉट कोविशील्ड का जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो 6 to 7 करोड़ लोग बचे हुए हैं जो सेकेंड डोज अभी तक जिनको नहीं मिला है। ये आपका आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, द रिमेनिंग 6 or 7 crore individual। द लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द NTAGI बेस्ड ऑन द recent global scientific evidence derived from the programmatic data. Also, when the second dose of the Covishield is given 8 weeks onwards, the antibody response generation is almost similar when देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बात कही गई है कि ये टाइम इंटरवल घटाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक पर्सन A है और दूसरा पर्सन B है। एक पर्सन जो पहला डोज सपोज कीजिए आज लिया, पहला डोज आज ले लिया, इसने भी पहला डोज आज ले लिया। अब इसने जो सेकेंड डोज दिया है ये आपने 8 वीक के बाद लिया है। ठीक है, इसने 8 वीक के बाद लिया और इसने आपके 12 वीक में लिया है। तो दोनों में जो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्यों थर्ड महीने का वेट करें, यानी और 4 सप्ताह का क्यों वेट करें हम सेकेंड डोज के लिए। हम बाकी पेशेंट जो बचे हैं जो थर्ड वीक मंथ का वेट कर रहे हैं या फिर 12वें सप्ताह का वेट कर रहे हैं, हम उनको पहले डोज क्यों ना दे दें। जब रिस्पांस रेट सबका सेम ही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम उनको और 4 सप्ताह का वेट कराएं। तो इसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अब क्या कर दिया गया है, तो जो कोविशील्ड वैक्सीन ले रहे हैं वो अब सेकेंड डोज दूसरा नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो ले सकेंगे, यानी 8वें सप्ताह में की शुरुआत में वो ले सकते हैं। इसका सप्ताह का जो ड्यूरेशन है वो 12 वीक से 8 सप्ताह
कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखते चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। बहुत अच्छे से सारे न्यूज़ को कवर कराता हुआ चलूंगा, बस चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। क्लियर, हिंदी मीडियम सभी लोगों को क्लियर होता हुआ चलेगा। बाकी अगर कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इमरान खान के द्वारा एक तरह से पॉजिटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक रिस्पॉन्स इंडिया के थ्रू, इंडिया के लिए दिया गया है कि इनके द्वारा ये बोला गया है कि पूरा कंट्री आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अगेंस्ट में है, लेकिन पूरा कंट्री रसिया के अगेंस्ट में है और सभी कंट्री चाहता है कि भारत भी रसिया के अगेंस्ट में हो जाए, लेकिन भारत की दाद देनी पड़ेगी। ये भारत जो दोस्ती निभा रहा है वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। सभी कंट्री परेशान हो चुके हैं भारत से वोटिंग लेने को लेकर के रसिया के अगेंस्ट में, लेकिन भारत ने अभी तक रसिया के अगेंस्ट में कोई भी वोट नहीं दिया है। तो कंट्री के फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल को लेकर के यहाँ पे इमरान खान ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है नेबरिंग इंडिया को, यानी हमारे देश को, क्योंकि दे ऑलवेज मेंटेन्ड एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि हमारी पॉलिसी जो होती है वो हमारी खुद की होती है। हम किसी और के कहने पे कोई काम क्यों करें, है ना, हम किसी और के कहने पे कोई काम क्यों करें। यही चीज को लेकर के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बात कही। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, सबसे पहले चीज क्या है, अगर आप अपने मर्जी से तभी कोई काम कर सकते हैं जब आप अपने बलबूते किसी पोस्ट पे पहुंचे हो। तो पाकिस्तान के पीएम जो है वो वहां के आर्मी के बलबूते आज जो पोस्ट पे हैं वो अपने आर्मी के बलबूते हैं, ये बात ध्यान रखते चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज वैसा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे भारत एक सोवरेन कंट्री, सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीजें नहीं होती है, यहाँ पे सारी चीजें जनता के अकॉर्डिंग होती है। तो जो भी यहाँ पे उम्मीदवार चुन करके आता है या फिर जो भी सत्ता में बैठता है उसको कौन चयन करता है, तो उसको चयन करने का काम यहाँ पे जनता करती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमारा भारत एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभुता वाला देश है। यहाँ पे भारत जो भी डिसीजन लेगा वो अपने बलबूते खुद लेगा, यहाँ पे किसी की राय को लेकर के वो क्यों मानेगा, क्योंकि भारत एक सोवरेन कंट्री है। अगर भारत किसी और देश के कहने पर कोई भी स्टेप लेने लगे तो फिर सोवरेनिटी का मतलब क्या रह गया, फिर सोवरेनिटी का मतलब क्या रह गया, संप्रभुता का मतलब क्या रह गया फिर। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो उसी को लेकर के इमरान खान के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है हम हमारे देश के को लेकर के कि हमने अभी तक मेंटेन किया हुआ है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। और ये उन्होंने एक रैली में, मालाकंड के रैली में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, वहीं पे उनके द्वारा इसके बारे में बताया गया, ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है पाकिस्तान आर्मी को और अपोजिशन को। उसकी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फेस कर रही है, ये बात ध्यान रखिएगा 25 मार्च को। यहाँ जो अगला न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रांसलोकेट डियर को, यहाँ पे ख्यूलाडियो एक नेशनल पार्क है, यह बात ध्यान रखिएगा। ये आपका साउथ अफ्रीका में ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। वहां से ट्रांसलोकेट डियर को आपको ट्रांसलोकेट करना है, यानी दूसरे जगह पे शिफ्ट करना है। ये मूव यहाँ पे कैसे किया जाता है, किस टेक्निक के द्वारा किया जाता है, तो ये टेक्निक का नाम है बोमा टेक्निक। और इसी टेक्निक को भारत में भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, इस टेक्निक को यहाँ पे अपनाया जा रहा है किसी भी हिरन को क्या करने के लिए, ट्रांसलोकेट करने के लिए। क्या बात कही जा रही है, तो ये जो अफ्रीका का बोमा टेक्निक जो है उसको यहाँ पे ख्यूलादियो नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगा, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे किस तरह से हिरन को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है डियर को, और फिर दूसरे जगह पे इसको शिफ्ट कैसे किया जाता है वो यहाँ पे इस टेक्निक के माध्यम से यहाँ पे पता चल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पे जो ये ख्यूलाडियो जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, ये आपका राजस्थान के भरतपुर जिला में है। और यहाँ से डियर को हमें क्या करना है, डियर को यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को उसको कैप्चर करना है और इसको यहाँ पे आपको 450 किलोमीटर दूर हिल टाइगर रिजर्व में हमको इसको क्या करना है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में आपको शिफ्ट करना है। द मूव विल लीड टू हर्बीवोरस पॉपुलेटिंग द फॉरेस्ट अहेड ऑफ द प्रोपोज्ड शिफ्टिंग ऑफ 2 टाइगर्स इन टू मुकुंदरा। 2 टाइगर्स को मुकुंदरा तक शिफ्ट करना है। यहाँ पे देखिए बोमा कैप्चरिंग टेक्निक क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है अफ्रीका में। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कैसे क्या किया जाता है। किसी भी तरह से यहाँ पे इनको ये पूरा एक फेंसिंग है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक फेंसिंग है। यहाँ पर बेसिकली किसी भी तरह से यहाँ पे जो डियर है इसको यहाँ पे लाया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से ट्रक में यहाँ से इसको ब्लॉक करके यहाँ से इसको पिक, क्योंकि ये पूरी फेंसिंग है, इसके अंदर आने के बाद ये कहीं पे भी नहीं भाग सकता, रहेगा तो यहीं लिमिटेड में ही रहेगा। और यहीं से फिर पिकअप करके यहाँ से फिर इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे गेट्स वगैरह हैं, स्लाइडिंग गेट्स वगैरह हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ से फिर कैप्चर करके इसको फिर
यहाँ पे इसको ट्रक वगैरह में लोड करके फिर दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फनल टेपर टाइप का टेक्निक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोडिंग किया जाता है ग्रास मेट्स के थ्रू, ग्रीन नेट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ से इनको क्या किया जाता है, इनको कैप्चर करके इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अनदर लोकेशन में। तो ये टेक्निक आपको देखने को मिलेगा। ये टेक्निक कौन सा टेक्निक है? इस टेक्निक का नाम है बोमा टेक्निक और ये टेक्निक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको ये देखने को मिलेगा, वहाँ के लोगों के द्वारा इसको यूज किया जाता है। ये बहुत ही पुराना टेक्निक आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो जंगली जो हाथियां होते हैं उनको ट्रेनिंग और सर्विस के लिए, उनके लिए बेसिकली ये टेक्निक का उपयोग किया जाता था। अब इस टेक्निक को यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी यूज किया जा रहा है। बोमा को प्रैक्टिस करने को, बोमा जो टेक्निक है वो सबसे पहले प्रैक्टिस राजस्थान में किया गया है और यहाँ से मुकुंदर रिजर्व ले जाने को लेकर के, टाइगर और लियोपार्ड्स को लेकर के ये टेक्निक यहाँ पे किया गया है। NTCA टेक्निकल कमेटी के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था कि 2 टाइगर को रणथंबोर नेशनल पार्क से मुकुंदरा नेशनल पार्क हमको शिफ्ट करना है, जहाँ पे 2 टाइगर और 2 बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2020 में ये आपका इस्तेमाल किया गया था इस टेक्निक को। ठीक है, डन। तो यहाँ पे 6 डियर अब तक यहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए। कोलोडियो नेशनल पार्क डायरेक्टर मोहित गुप्ता ने बताया है कि 6 चीतल्स और स्पॉटेड डियर वे शिफ्टेड बाय यूजिंग द बोमा टेक्निक। देखिए 6 डियर अब तक शिफ्ट कर चुके हैं इस टेक्निक के माध्यम से, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, 10 हेक्टेयर तक फैला हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड बोमा टेक्निक। और ये टेक्निक ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये टेक्निक है अफ्रीकन टेक्निक, ये याद रखिएगा। उसी टेक्निक को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है राजस्थान के आपके किलाडियो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नेशनल पार्क है, वहाँ से डियर को यहाँ पे शिफ्ट कर। देखिए ये आपको टेक्निक देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा फेंसिंग है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं से इसको गेट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये गेट्स है ब्लॉकेज वगैरह करने को लेकर के, यहीं से लोड करके फिर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जापान के पास, जापान अभी भी आशा में है कि इंडिया जो है वो ज्वाइन करेगा RCEP। RCEP है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो 1 जनवरी 2022 से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी लागू हो गई है, यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। इसमें कौन कौन से देश है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, चीन, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, लाओस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम के एशिया प्रशांत देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। ये क्या है? ये यहाँ पे आर्थिक भागीदारी को लेकर के, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर के मुक्त व्यापार समझौता है ये RCEP, ये ध्यान रखिएगा। और भारत और अमेरिका RCEP के सदस्य नहीं है। पहले भारत जो थे वो इसका हिस्सा थे। कैसे सदस्य थे, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो 15 सदस्यीय समूह में दुनिया की आबादी का 30% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 30% हिस्सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस प्रकार यह इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक भी माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रगति करने में मदद करने के लिए कम टैरिफ सेवाओं में व्यापार को खोलना और निवेश करने को बढ़ावा देना है, ये ध्यान रखिएगा। कंपनियों के लिए लागत और समय कम करने में मदद भी करता है ये आपका RCEP का उद्देश्य। भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है, भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये देश, आप यहाँ पे देख सकते हैं चीन। यहाँ पे मेन रीजन यही है। तो भारत RCEP में शामिल नहीं हुआ, यह चिंता जताते हुए कि यह सौदा चीनी सामानों के लिए आपका एक और इसे और खोल देगा और इस तरह के चीन के साथ व्यापार संतुलन बढ़े। हम लोग ज़्यादातर आज के डेट में हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर मेड इन इंडिया सामान को लेकर के ज़्यादा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं और फोकस भी कर रहे हैं कि हम लोग अपने ही देश का बना हुआ सामान को ज़्यादा उपयोग करें और बॉयकॉट करें, खास करके चीनी माल को लेकर के, चीनी सामान को लेकर के। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा ताकि हमारे व्यापार में संतुलन बना सके। तो हम चीनी सामानों को इतना बढ़ावा नहीं देंगे। अगर हम RCEP में जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीनी सामानों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और चीनी के प्रोडक्ट्स और ज़्यादा जो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करने से इंपोर्ट जिसका हम धीरे धीरे कम करता हुआ जा रहे हैं, फिर ये आपका कम नहीं होता हो जाएगा और ज़्यादा क्या होगा, ये बढ़ता चलेगा पार्टनरशिप को लेकर के। अगर ये पार्टनरशिप में भारत अगर शामिल होता है तो इसका इतिहास जो है वो 2012 से ही शुरू हो गया था। भारत में इस वार्ता का हिस्सा था, भारत भी इसका हिस्सा था, लेकिन 2019 में वो कम टैरिफ पर चिंताओं के कारण वो पीछे हट गया। और भारत ही नहीं, अमेरिका भी इसका हिस्सा नहीं है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। अमेरिका भी आपका हिस्सा नहीं है। कौन कौन हिस्से हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारे देश जो रेड कलर से आपके स्पॉटेड है, ये सारे देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का ये आपका हिस्सा देखने को मिलेगा। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और जापान बोल भी रहा है कि
कि जापान को अभी भी होप है कि इंडिया इसका हिस्सा बन सके। जापान के कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ये बात यहाँ पे कही जा रही है। नोरियायुकी सिकाता वो कह रहा है कि उसको इंडियन इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है अगर वो इसका हिस्सा बन जाएगा तो, और इंडिया के साथ वो नेगोशिएट भी करने का प्लान करेगा अगर वो आरसीईपी का हिस्सा बनेगा तो। ठीक है, तो हमारे रिलेशंस इतने अच्छे बने हुए ही हैं कि सारे देश जिस ग्रुप से कनेक्टेड है, जापान जिस ग्रुप से कनेक्टेड है वो भी चाहता है कि उस ग्रुप में भारत शामिल हो। तो फिलहाल भारत अपने बारे में फिलहाल यहाँ सोच रहा है और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए लेकर के ये आपका पीछे हटा हुआ है। 2019 से ये आपका भारत जो था वो आउट हो चुका था, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही रीज़न है, ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन को लेकर के बेसिकली ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इंडियन कंपोनेंट को अपने प्रोडक्ट को सेल करना एज कंपैरिजन टू अदर कंट्री के जो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट करने को लेकर के। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही। नोरियायुकी सिकाता के द्वारा इंट्रैक्शन किया गया जर्नलिस्ट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यूक्रेन की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्थिति वहाँ पे खराब हो चुकी है। कॉलेजेस वगैरह शट डाउन है सारे, हमारे कंट्री के ही 20,000 से ज़्यादा छात्र वापस लाए गए हैं। तो वहाँ पे कॉलेज वगैरह वापस से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराने को लेकर के। तो फिलहाल भाई पहले अपने देश को तो सुधार लें, अभी जो स्थिति बनी हुई है थर्ड वर्ल्ड वाला स्थिति जो आपका बन रखा है उसको तो कम से कम क्लियर कर लें, फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखी जाएगी। तो अभी यहाँ पे वहीं उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। यूक्रेन के मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये आपका प्लान किया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया जा सके ताकि जो सिलेबस है उसको कवर किया जा सके और जल्द से जल्द जो आपके पेंडिंग आपके जो बैचेस हैं उसको रिलीज किया जा सके। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऑनगोइंग वार वहाँ पे स्थिति बन चुकी है जिसकी वजह से सारे कॉलेजेस वगैरह सड़ना, पूरी स्थिति खराब है। लोग पलायन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लोग यहाँ पे जान बचाने को लेकर के सोच रहे हैं और यहाँ पे ये ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के प्लान कर रहे हैं। स्टूडेंट के द्वारा ये बोला गया है कि वो यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ में ये आपके जो है उनके थ्रू मेल प्राप्त हुआ है, इसको लेकर के उनको इन्फॉर्म किया गया ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। यहाँ पे पोलैंड, द यूएई, हंगरी एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट ऑफर्ड हेल्प टू द स्टूडेंट। द मेजॉरिटी ऑफ देम वांट टू फिनिश देयर एजुकेशन इन यूक्रेन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन अबाउट कॉलेज ट्रांसफर इन फ्यूचर। तो यही सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यही चाहते हैं कि जल्द से ज़्यादा अपने कोर्सेज वगैरह कंप्लीट करा दें ताकि इन केस फ्यूचर में कोई भी कॉलेज ट्रांसफर को लेकर के कोई भी इशूज़ ना आ पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों को रेस्क्यू किया गया है समी से, एक हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनको लाया गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक साइक्लोन है जिसका नाम है आसानी साइक्लोन। ये साइक्लोन कहाँ पे आया, ये अंडमान एंड निकोबार के द्वीप पे आपको देखने को मिलेगा। कोस्टल एरियाज में ये आपका बेसिकली साइक्लोन आकर के टकराया है और वहाँ के जो कोस्टल एरियाज में जो लोग फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको यहाँ पे बचाया जा रहा है, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, सेफली तरीके से सभी लोगों को जो, और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी वहाँ पे हो रही है, काफ़ी तेज़ी से हवाई वगैरह भी चल रही है। संडे को ये आपको देखने को मिलेगा। तो उस आइलैंड में सबसे पहला चीज़ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है कि ये साइक्लोन आसानी जो नाम दिया गया है, ये आसानी नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया है? एनीवन बता सकते हैं कोई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया। तो ये कंट्री दिया गया, ये नाम जो दिया गया आसानी साइक्लोन का जो नाम दिया गया है, ये साइक्लोन का जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया है श्रीलंका के द्वारा। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, तो आइलैंड से यहाँ पे बेसिकली चेन्नई और विशाखापट्टनम को जो कनेक्ट कर रहा है, फिशरमैन वगैरह को भी बंद कर दिया गया है। चेन्नई और विशाखापट्टनम के जो तट में जो भी आपके फिशरमैन मछुआरे वगैरह रहते हैं, ताकि साइक्लोन स्टॉर्म की स्थिति अभी बनी हुई है, खतरा बना हुआ है, तो वो लोग सभी लोग सतर्क रहें। 150 पर्सनल को इस NDRF टीम के द्वारा यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, शिफ्ट किया गया है। 6 रिलीफ कैंप्स यहाँ पे ओपन किए गए हैं आइलैंड में, ताकि वहाँ पे सब लोग आकर के टेम्प्रेरी रह सके जब तक ये साइक्लोन आपका शांत नहीं होता। उसी को लेकर के बात कही जा रही है। और यहाँ पे NDRF टीम के द्वारा बोला भी जा रहा है कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, चीज़ें नॉर्मल है, सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जल्द ही ये आपका साइक्लोन आपका ख़त्म होगा और फिर वापस से आप सभी लोग मतलब अपने अपने जगह पे जा सकेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर में भी आपको देखने को मिलेगा, ये टकराया था डिगलीपुर वाले एरिया में, रंगघाट, हटबई एरियाज़ में ये आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के लोगों को डिप्लॉय किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ से शिफ्ट किया गया लोगों को।
नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में खास करके, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा आंधी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ आपका है। ठीक है, तो फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है, प्रीलिम्स को लेकर के फोकस यही रहेगा कि साइक्लोन आसानी जो नाम दिया गया ये किस कंट्री के द्वारा नाम दिया गया, तो याद रखिएगा श्रीलंका ने ये नाम दिया है। ये स्थिति तो आप देख ही सकते हैं, बम्बार्ड हो रहा है कहाँ पे, मॉस्को में। आपको यहाँ पे मॉस्को के द्वारा क्लेम किया गया है कि अभी भी यूक्रेन में बहुत ज़्यादा मतलब एक स्कूल में क्या किया गया, बॉम्ब गिरा दिया गया है। आप देख सकते हैं 400 लोगों यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं। एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी यहाँ पे फायर किया गया था यूक्रेन में। सेकेंड टाइम ये आपका नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स को भी यहाँ पे नेबरिंग कंट्री में के द्वारा यहाँ पे इसको फायर किया गया है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। पिछले दिनों की बात करें तो रसिया ऑक्यूपाइज ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन आर्ट स्कूल नंबर 12. द Mariupol city council said on messaging and telegram on Sunday, adding that around 400 women, children and elderly people have been sheltering there from bombardment. Peaceful civilians are still under the rubble. तो आप देख सकते हैं ये सारी स्थिति बनी हुई है। रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पे आपके लगे हुए हैं ताकि कोई कैजुअलिटीज़ वगैरह ना हो। ये कीव के पास ये सारी चीज़ें हो रही है, ये ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, यूक्रेनियन को ज़्यादा डिपोर्ट किया जा रहा है, तो वहीं पूरा आपको थर्ड वर्ल्ड वार को लेकर के यहाँ पे सारी नौबत आन पड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जेलेंस्की हैं वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनको अब भरोसा नहीं रहा है नाटो वगैरह से, क्योंकि नाटो वगैरह से जो योगदान, जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो सहायता नहीं मिली है। अब वार्ता करने को लेकर के आपके एग्री हो गए हैं किसके साथ, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो भी देखते हैं अगला डिस्कशन क्या होता है, ये युद्ध आगे बढ़ेगा या रुकेगा, ये इसी डिस्कशन के ऊपर पूरी तरह से आधारित है। रसिया आपके पीछे पड़े हुए, व्लादिमीर पुतिन अपनी बातों को सामने रखे हुए हैं कि वो बात अगर जेलेंस्की मान लेते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन जेलेंस्की पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यही सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी आपका चल रहा है। यमन की बात करें, पहले लोकेशंस आप लोग देख लीजिए। लोकेशंस की अगर मैं बात करूं, मरियपुल स्कूल में सेंट्रलिंग यहाँ पे किया गया, तो थोड़ा सा लोकेशंस की बात करता हूँ। ठीक है, आइए थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर हम भारत से हम इधर बढ़ें, देखिए भारत से अगर इधर बढ़ते हैं, ये आपका गल्फ ऑफ आदेन है। गल्फ ऑफ आदेन के बाद जिबूटी, जिबूटी के बाद रेड सी, ये गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका स्वेज नहर देखने को मिलेगा, स्वेज नहर। यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज भी है, मेडिटेरियन सी, ये आपका ब्लैक सी। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये आपका, जहाँ पे आपका यूक्रेन वाला एरिया आप देख सकते हैं, यूक्रेन वाला एरिया देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहीं पे आपका यूक्रेन वाला एरिया है। कीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूरी जगह से चारों तरफ से आपका घेर चुका है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रशियन के जो सेना है, और यूक्रेन भी पूरी तरह से सामना कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये सी ऑफ अजोब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सी ऑफ अजोब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका सी ऑफ अजोब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रसिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, लोकेशंस क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्जिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जॉर्जिया, अजरबैजान आप देख सकते हैं, आर्मेनिया यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ईरान आप देख सकते हैं, ईरान के बाद अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और यहीं पे हमारा प्यारा भारत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। चलिए अगला है यमन से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। यहाँ पे लॉन्च स्ट्राइक किया है सऊदी अरमेंको फैसिलिटीज़ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल प्रोडक्शन के एक साइड को यहाँ पे पूरी तरह से अफेक्ट कर दिया है। यमनी हौती रेबल्स unreleased a barrage of drone and missile strike on Saudi Arabia that target key facilities including natural gas and desalination plants early Sunday. संडे को यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिसाइल स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पे आपको दो जगह यहाँ पे आपको ऑयल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से एक ऑयल प्रोडक्शन में यहाँ पे पूरी तरह से आपका जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है।
firefighters trying to douse a blaze at Aramco terminal in the southern border town of Jizan। सऊदी अरेबिया में आपको देखने को मिलेगा, यमन में बेसिकली ये आपका अटैक हुआ है नेचुरल गैस को लेकर के। डेस्टिनेशन प्लांट जो है वहाँ पर ये आपका बेसिकली टारगेट किया गया था ड्रोन मिसाइल अटैक से। आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। यमन की बात करें, यमन आपको थोड़ा सा मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। यमन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यमन देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका यमन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गल्फ ऑफ आदेन के ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ आदेन के ऊपर में ये आपको देखने को मिलेगा। और इधर आपका सऊदी अरेबिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर ओमान है, ये ओमान की खाड़ी हो गया और ये इंडिया हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, वाई कैटेगरी का यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया 3 हाई कोर्ट जज को जिन्होंने हिजाब से रिलेटेड वर्डिक्ट किए थे, जिन्होंने फैसला सुनाया था। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बसवराज बोम्मई के द्वारा यहाँ पे संडे को वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे 3 जजेस को कर्नाटका हाई कोर्ट के, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि डेथ थ्रेट यहाँ पे इनको मिला है जब इन्होंने वर्डिक्ट सुनाया था हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर के, ये बात ध्यान रखिएगा। उनको यहाँ पे वार्न भी किया गया है कि गवर्नमेंट वुड नॉट टॉलरेट एंटी नेशनल हु चैलेंज द लॉ एंड ऑल्सो सिचुएशंस इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने खास करके यहाँ पे वार्न भी किया है कि कोई भी इस तरह की एंटी नेशनल चीज़ें जो होंगी उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, उसको चैलेंज जो भी कर रहे हैं कोई भी कानून को वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इस तरह के सिचुएशन को जो भी पैदा करेगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल वाई यहाँ पे इस कैटेगरी का सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया 3 हाई कोर्ट जज को, ये ध्यान रखिएगा बसवराज बोम्मई के द्वारा यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे बोला भी जा रहा है, इनके द्वारा अपील भी की जा रही है कि एवरीवन हैज टू अडियर टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड देयर इज स्कोप टू अपील इन हायर कोर्ट इफ वन इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट। अगर किसी भी जजमेंट से किसी भी कोर्ट के जजमेंट से अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं है तो एक तो पहले चीज सभी कोर्ट के जजमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा खुशी से, चाहे वो आपके फेवर में ही क्यों ना हो, क्योंकि न्यायपालिका इकलौती ऐसी बॉडी आपको भारत में देखने को मिलेगा जो कि किसी की मतलब वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, वो अपने अकॉर्डिंग तथ्यों के बेसिस पर काम करती है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, किसी के ऊपर फेवर में कोई फैसला नहीं सुनाती। और इनकेस अगर कोई भी उनके फैसले से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए, ये यहाँ पे बात कही जा रही है बोम्मई के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। डिसरप्टिव फोर्सेस आर इंस्टिगेटिंग पीपल अगेंस्ट द सिस्टम। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है केस यहाँ पे बुक्ड किया है तमिलनाडु में बार काउंसिल में, यहाँ पे फाइल किया गया कंप्लेंट विधान सौदा पुलिस स्टेशन को लेकर के। We have taken the case seriously. The Director General of Police had been asked to investigate the matter. Direction has been issued to take the accused in Tamil Nadu to custody and initiate strict action. तो यहाँ पे आप देखें यह केस had been booked in Tamil Nadu and the Bar Council here had also filed a complaint at the विधान सौदा पुलिस स्टेशन. We have taken the case seriously. यहाँ पे यहाँ के पुलिस के द्वारा ये बातें कही जा रही है और इन्वेस्टिगेट करने को कहा गया है मैटर को लेकर के सही दिशा में, और जो अक्यूज होगा उसको सही में कस्टडी में लेकर के स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। फिलहाल एक्सटेंड किया गया यहाँ पे वाई कैटेगरी सिक्योरिटी को 3 जजेस को लेकर के, ये ध्यान रखते चलेगा। एक्शन यहाँ पे टेकन लिए गए हैं ताकि उनको सेव किया जा सके। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामनाथ कोविंद और उनकी फर्स्ट लेडी आपको यहाँ पे विथ हिज वाइफ यहाँ पे सविता कोविंद के साथ वो यहाँ पे हेरिटेज पार्क के उद्घाटन में पहुंचे हैं। कहाँ पे ये जामा मस्जिद दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा संडे को। ये 1.75 एकड़ में ये आपका फैला हुआ है और यहाँ पे फिल्थ से आपका कवर है, पूरी तरह से मल्टीपल साइड से आपका कवर है। एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर के यहाँ पे बात किया गया है, जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया था, एंटी सोशल एलिमेंट को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया गया है एक पार्क में। ठीक है, तो जामा मस्जिद के पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यहीं पे ये रामनाथ कोविंद जी अपनी वाइफ सविता कोविंद के साथ पहुंचे। कोमल विंस 45 kg टाइटल। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोमल कोहर यहाँ पे लिफ्ट की है 160 kg यहाँ पे देखने को मिलेगा। वुमेन्स कैटेगरी में 45 kg कैटेगरी का टाइटल यहाँ पे 45 kg में इनके द्वारा ये मैच जीता गया है नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। कहाँ पे, किट यूनिवर्सिटी, कहाँ पे ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे कही जा रही है, भुवनेश्वर में है, वहीं पे इनके द्वारा जीता गया है। नेशनल रिकॉर्ड भी इनके द्वारा बनाया गया है 72 kg का, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने सरपास किया, यानी किसके रिकॉर्ड
रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। झिल्ली धला बेहरा 71 kg के कैटेगरी जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और थर्ड और फाइनल स्टेज में इन्होंने इस टारगेट को अचीव किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ये रिजल्ट है। तो यहाँ पे 45 kg कैटेगरी में इन्होंने ये टाइटल जीता है वेट लिफ्टिंग कैटेगरी का। टोटल कितना भार इन्होंने उठाया है, तो 160 kg टोटल भार इनके द्वारा वेट लिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये आपका आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको सारे न्यूज़ क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कभी कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने सब्सक्राइब किया भी है, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा अगर कोई भी वीडियोस अपकमिंग वीडियोस आपकी आती है तो उससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पे आपको सारे क्लासेस के लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नोट्स वगैरह यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा होगा। द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये न्यूज़ एनालिसिस कैसा रहा है। रेगुलर बेसिस पे ये न्यूज़ एनालिसिस आपका चलता हुआ रहेगा। कोई सजेशंस अगर देना हो तो आप मुझे इस यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेल आईडी पर। इस मेल आईडी में अगर कोई भी सजेशन देना हो या कुछ भी बातें बतानी हो, कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट्स आपको जानने हो, कुछ भी डाउट्स वगैरह क्लियर करने हो, तो आप यहाँ पे मेल भी मुझे कर सकते हैं। इस जगह पर आपके वहाँ पे रिवर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। जय हिंद, जय भारत। हम लोग कल इसी टाइम पे मिलेंगे न्यू हिंदू एनालिसिस के साथ कल का, और सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।